हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे। आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस नाम पहले इसलिए लिया है बिकॉज आज हमने डिसाइड करा है कि हम पहले इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे एंड देन फिर हम हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको गो थ्रू करेंगे। ओके, सो आज स्टूडेंट्स 11th ऑफ मार्च हो चुका है और अभी भी ईरान इजराइल यूएसए का वॉर कंटिन्यू चल रहा है। तो जितना ये वॉर एक्सटेंड होता जाएगा उतना इसका इंपैक्ट वर्ल्ड के ऊपर पे डिफरेंट कंट्रीज पे इंक्लूडिंग इंडिया पे बढ़ता जाएगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट विच इज विद रिगार्ड टू द इंपोर्ट ऑफ योर नेचुरल गैस, वो अब इंडिया पे होना स्टार्ट हो चुका है। तो पहली न्यूज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज विद रिगार्ड टू योर लिक्विफाइड नेचुरल गैस ओनली, कि उसका इंपोर्ट जो है वो क्यों कम हो गया है इस टाइम में, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर कि इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन उसके अलावा लिक्विड नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, एलएनजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, इन सबको भी हम समझेंगे। बिकॉज आपके एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर हम फॉलो करते हैं तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो एग्जामिनर है वो डेफिनेटली पूछता है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि अगर आप कोई करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको विदाउट कंटेक्स्ट आप प्रिपेयर करो। हमेशा करंट अफेयर्स को, आपके न्यूज हेडलाइंस को आपको कंटेक्स्ट के साथ प्रिपेयर करना होता है और इसीलिए न्यूज एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप खुद से वो आपका कंटेक्चुअलाइजेशन करना स्टार्ट करोगे तो शायद पूरे दिन में आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर को ही कंप्लीट कर पाओगे। सो हियर वी आर टू हेल्प यू आउट इन एनालाइजिंग दैट न्यूज एंड ऑल्सो टू कंटेक्चुअलाइज दैट न्यूज। ओके, तो सबसे पहली न्यूज जो इंपॉर्टेंट वो यही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया है विच इज विद रिगार्ड टू कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो चाइनीज कंपनीज है उनको पहले इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था इंडिया में, लेकिन अब चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंडिया में ओपन करा गया है। ओके, थर्ड न्यूज जो हम कवर करेंगे दैट इज विद रिगार्ड टू द जल जीवन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का मिशन है जिसमें वो हर घर जल पहुंचाना चाहता है, तो उसका भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है विद रिगार्ड टू डिजिटल मैपिंग, तो हम उसको कवर करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक है विच इज द टॉपिक ऑफ डिजाइन पेटेंट्स। तो यहां पे रॉल्फ लॉरेन करके कंपनी, आई एम श्योर यू आर अवेयर, एक बहुत ही लग्जूरियस ब्रांड है। तो वहां पे देयर इज एलिगेशंस कि उसने फिर से कल्चरल मिसएप्रोप्रिएशन किया है एंड इस बार इंडिया के जो बहुत फेमस आपके इयररिंग्स है, झुमका जो है उसका यहां पे कहीं ना कहीं कल्चरल मिसएप्रोप्रिएशन किया गया। इसके अलावा देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज another union territory of India has now declared itself to be fully literate in India. ओके, तो ये कुछ आपकी न्यूज हैं जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, कंटेक्चुअलाइज करेंगे सो दैट एग्जाम में इनसे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ये सब न्यूज एनालिसिस करने के बाद आपका सबसे ज्यादा अवेटेड जो डेली के 20 जीके क्वेश्चंस होते हैं, एंड हमेशा एक बोनस क्वेश्चन मैं आपसे जरूर से पूछता हूं, तो उस बोनस क्वेश्चन के साथ में आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज which has come in our newspaper today, which is with regard to कि LNG का जो इंपोर्ट्स है वहां पे अब इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका है। ऑल्सो आपका कमेंट बॉक्स मेरे पास में ओपन है। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आया है, यू आर सम थिंकिंग बीइंग, और आपको कुछ क्वेश्चन है जो आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो कमेंट बॉक्स भी मेरे पास में ओपन है एंड आई एक्चुअली एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू, really sorry, I actually expect all of you to answer the questions which I'm going to ask you in the end in the comment box. Okay, तो ये एक्सरसाइज हम रेगुलरली करते रहते हैं, तो फिर से आपसे यही एक्सपेक्टेड है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। तो एज यू कैन सी हियर ऑन द राइट साइड इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज आर्टिकल है, एलएनजी इंपोर्ट्स हिट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक्ड गैस एलोकेशन प्रायोरिटाइज। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एक्शंस यहां पे डिक्लेयर करे हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एक्शन उसने डिसाइड करा है कि बिकॉज यहां पे एलएनजी के इंपोर्ट्स कर्टेल हुए हैं तो यहां पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को इंक्लूडिंग हाउस होल्ड्स को उसने डिफरेंट प्रायोरिटीज में डिवाइड करा है, जिसमें प्रायोरिटी 1 के ऊपर पे आपका जो हाउस होल्ड एलपीजी है और जो आपका कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो आपका सीएनजी है दैट इज गोइंग टू बी प्रायोरिटाइज व्हेन इज कम टू एलएनजी।
एंड उसके बाद में जो उसके कमर्शियल यूजेज हैं उसके लिए आपका जो गैस है वो अवेलेबल किया जाएगा. सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टैकल द शॉर्टेज ऑफ एलपीजी और एलएनजी इन द शॉर्ट टर्म. ओके, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहां पे जो हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी या नेचुरल गैस, ये होती क्या है, क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम उसके बेसिक्स में समझेंगे कि नेचुरल गैस क्या होती है, एलपीजी क्या होती है, सीएनजी क्या होती है, पीएनजी क्या होती है. सारे टर्म्स हैं जो आपने शायद सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये वो समझते हैं. ठीक है, तो यहां पे सबसे बेसिक क्या है, सबसे बेसिक है नेचुरल गैस. तो चाहे मैं एलपीजी कहूं, चाहे मैं एलएनजी कहूं, चाहे मैं सीएनजी करूं, एंड में एनजी ही आ रहा है, विच स्टैंड्स फॉर नेचुरल गैस ओनली. ओके, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज नेचुरल गैस? तो नेचुरल गैस इज बेसिकली जो नेचुरली गैस बन के आती है, और सबसे कॉमन गैस जो है वो है CH4, जिसको हम अदरवाइज मीथेन कहते हैं. तो जो नेचुरल गैस होती है उसका प्राइमरी कंपोजिशन इज मीथेन ओनली. याद रखना, मैंने ओनली कंपोजिशन नहीं कहा है, मैंने प्राइमरी कंपोजिशन कहा है. यानी कि जो नेचुरल गैस है इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ अदर गैसेस ऑल्सो, जैसे कि प्रोपेन है, ब्यूटेन है, नाइट्रोजन है, CO2 है. ये सब भी नेचुरल गैस के कंपोजिशन में कुछ थोड़ा बहुत पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं. बट प्राइमरली कौन सा गैस है ये नेचुरल गैस? इट इज योर मीथेन, CH4. ओके, एंड क्या ये मीथेन हम इसको क्या लैब में बनाते हैं? तो आंसर इज नो. जो आपकी नेचुरल गैस होती है ये यूजुअली डाउन अंडर लैंड के नीचे मिलती है आपको, चाहे ओशन बेड के नीचे मिलती है, और वहां से हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है. और ये जो आपकी गैस है इट इज क्रिएटेड, इज मेड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, जब डिकम्पोजिशन होता है आपके कार्बन प्रोडक्ट्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, उसके बाद में आपकी ये गैस जो है ये आपकी क्रिएट होती है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम फिर डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं. नेचुरल गैस जो है ये इसलिए भी बहुत पॉपुलर हो रही है रिसेंट ईयर्स में, बिकॉज एज कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, कोल हो गया, उसके कंपैरिजन में नेचुरल गैस इज मच क्लीनर फ्यूल, क्योंकि इसमें CO2 का कंट्रीब्यूशन, CO2 का प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होता है. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल गैस जो है क्या वो क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स या फिर डर्टियर फ्यूल है. तो यहां पे वो क्लीनर फ्यूल है. और क्यों क्लीनर है? बिकॉज ये लेस CO2 प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू कोल एंड ऑयल. जब हम उनको बर्न करते हैं तो ज्यादा आपका CO2 प्रोडक्शन होता है और यहां पे आपका CO2 प्रोडक्शन कम होता है. ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू व्हाट एग्जैक्टली इज नेचुरल गैस. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि नेचुरल गैस प्राइमरली इज बेसिकली योर मीथेन ओनली. ओके, लेकिन लाइक आई सेड कि नेचुरल गैस के बहुत सारे तरीके, जैसे यहां पर भी जो आप न्यूज पढ़ रहे हो उस पे LNG वर्ड यूज करा गया है, ना कि नेचुरल गैस. ओके, तो ये आपकी टाइप्स ऑफ नेचुरल गैस कौन कौन सी होती है और उसमें सबसे स्पेसिफिकली जो LNG की हम बात कर रहे हैं वो क्या है. ओके, तो इफ यू नो कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो यू वुड अंडरस्टैंड. ओके, LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस. अब स्टूडेंट्स एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, विच इज कि ये जो आपके फुल फॉर्म्स होते हैं इनको प्लीज आप इग्नोर मत करना. एग्जाम के अंदर में कई बार ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्जामिनर वहां पे आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन देके उस क्वेश्चन को टफ बना सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे एक LNG का ऑप्शन होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एक होगा लिक्विड नेचुरल गैस. तो लिक्विफाइड है या लिक्विड है ये आपको पता होना चाहिए. सो इट इज लिक्विफाइड. और इसी के नाम से हम समझ सकते हैं कि LNG होती क्या है. तो ये वो नेचुरल गैस है जिसको लिक्विफाइड किया गया, यानी जिसको लिक्विड में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया. तो आपका कोई मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस. और यहां पे अगर कोई गैसियस मटेरियल है तो उसको हम कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि नेचुरल गैस को अगर कूल किया जाए टू टेम्परेचर ऑफ -162 डिग्री सेल्सियस. ओके, इंपॉर्टेंट यहां पे नंबर दे रहा हूं मैं आपको, ये -162 डिग्री सेल्सियस इज द कूलिंग पॉइंट ऑफ योर नेचुरल गैस, जिसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा पॉइंट हो जाएगा कि किस टेम्परेचर पे नेचुरल गैस जो है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट होती है. इट इज योर -162. अब इसको लिक्विफाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम इस गैस को लिक्विफाइड करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो करीब करीब 600 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है. यानी कि जितना ये एरिया, आपका सरफेस एरिया ये कवर करने वाला है, इसका वॉल्यूम वो 600 टाइम्स से कम हो चुका है. यानी कि मैं कम
एरिया के अंदर में ज्यादा गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। तो होता क्या है कि नेचुरल गैस को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कतर का एग्जांपल देता हूं क्योंकि वहीं से हम सारी एलएनजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कतर से वहां से गैस एक्सट्रैक्ट होगी, उसको लिक्विफाइड किया जाएगा, उसको टैंकर्स के अंदर में पुट किया जाएगा, फिर उनको इंडिया लाया जाएगा और वापस से इन्हें रीगैसिफाई किया जाएगा और इस तरीके से आपका लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए जो आपकी न्यूज हेडलाइन है उसमें एलएनजी वर्ड यूज करा गया है क्योंकि बेसिकली जो नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन है वो एलएनजी के फॉर्म में होता है और उसका रीजन क्या है, -162 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे कूल करते हैं जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और हम और भी ज्यादा गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके अब यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया कितना ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो आप ये देखिए कि हमारा जो 50% ऑफ नेचुरल गैस का रिक्वायरमेंट है वो हम एलएनजी के फॉर्म में ही यहां पे इंपोर्ट करते हैं। ओके सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारा जो मैक्सिमम इंपोर्ट है वो एलएनजी के फॉर्म में ही है। अब यहां पे आप एज एन एग्जामिनर सोचोगे तो आप ये सोचोगे कि मैं यहां पे स्टूडेंट से शायद ये भी जानना चाहूंगा कि क्या उसे पता है कि वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कौन करता है और इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का पार्टनर कौन है। तो इन केस आपको ये आंसर, दोनों क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो लेटर स्लाइड्स के अंदर में यू विल फाइंड योर आंसर्स आल्सो। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछे हैं, लेट्स सी आप में से क्या कोई इनको आंसर कर सकता है। पहला क्वेश्चन है कि भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर कौन है एंड दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस इंपोर्ट करने वाला पार्टनर कौन है। ओके यूजेस क्या है, तो यस पावर जनरेशन में हम गैस बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं आज के टाइम में जिससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में अमोनिया यूरिया जो है उसको प्रोड्यूस करने के अंदर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके तो ये भी हमारे एग्रीकल्चर को भी इंपैक्ट करता है और गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटी रखी है, जैसे प्रायोरिटी 1 पे तो हाउस होल्ड गैस हो गया, एलपीजी हो गया, आपका कमर्शियल के लिए सीएनजी हो गया, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ही है। इसके बाद थर्ड इज सप्लाई फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसके अंदर में यूटिलाइज किया जाता है एंड फाइनली मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। आई गिव यू वन एग्जांपल, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर में जो आपका नेचुरल गैस होता है उसको यूज किया जाता है टू कट ग्लास। ओके तो ये कुछ इस एलएनजी के यूजेस होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से गैसेस टाइप होते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सीएनजी। आपके आज के टाइम में पेट्रोल पंप्स पे सीएनजी मिल रही है, जयपुर में पहले नहीं मिलती थी, अब बहुत मिलती है। तो सीएनजी क्या है, सीएनजी इज बेसिकली योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब कंप्रेस किया जाता है यानी उसको प्रेशर में डाला जाता है तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो अगेन वही फायदा होता है कि कम जगह में हम ज्यादा यहां पे गैस को कैरी कर पाते हैं। तो यहां पे करीब 200-250 बार प्रेशर पे नेचुरल गैस को यहां पे कंप्रेस किया जाता है, जिससे क्या होता है हम इसके थ्रू हाई प्रेशर सिलेंडर्स बनाते हैं और जिसके थ्रू हम इसे व्हीकल फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो सीएनजी जो है वो कैसे कार को रन करती है, क्योंकि वो कंप्रेस फॉर्म में होती है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है और उसे एज अ व्हीकल फ्यूल हम यूज कर पाते हैं। तो दिस इज व्हाट सीएनजी इज। तो हमने क्या समझा, नेचुरल गैस समझा, फिर हमने एलएनजी समझा, फिर हमने सीएनजी समझा। इसके बाद हम क्या समझेंगे, पीएनजी। पीएनजी इज नथिंग, पीएनजी सिंपल मतलब होता है कि आप उसको पाइप फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि आप देख रहे होगे अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में हैं तो आप देखोगे कि आपके जो डिफरेंट रेसिडेंशियल एरियाज है वहां पे गैस की पाइपलाइंस जा रही हैं, जिससे अब सिलेंडर्स का रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्टली आपको यहां पे गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके यहां पे ये उसका यूसेज भी दिया हुआ है सीएनजी का। Then you have your PNG and then finally you have your LPG. This is also important. तो यहां पे एक LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, और एक है आपका LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए LPG जो है वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के प्रोसेस से भी आ सकता है और दूसरा नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी आप LPG को प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके बट व्हाट एग्जैक्टली इज एलपीजी, एलएनजी से अलग कैसे होता है। तो एलएनजी इफ यू रिमेंबर नेचुरल गैस है, उसमें प्राइमरीली कंपोजिशन किसका होता है, मीथेन का होता है। लेकिन एलपीजी के अंदर में प्राइमरी कंपोजिशन किस चीज का होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एलपीजी इज व्हाट एग्जैक्टली, इट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन।
इट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट हो गया कि भाई एलपीजी क्या, इट इज प्रोपेन और ब्यूटेन है प्राइमरली, जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग या नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग दोनों से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और वी नो दिस एलपीजी के सिलेंडर हाउस होल्ड कुकिंग के अंदर में यूज करे जाते हैं। अगेन स्टूडेंट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप इनके फुल फॉर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपके एग्जाम के अंदर में ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं उसके ऊपर पे जहां पे डेफिनेटली क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो पक्का से आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि भाई वर्ल्ड के टॉप 5 नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी हैं। ओके, सबसे टॉप 5 कौन सी है, तो सबसे ऊपर है इस टाइम में यूएसए। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इट इज यूएसए। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे इट इज रशिया, थर्ड इज ईरान, फोर्थ इज चाइना, फिफ्थ इज कतर। ओके, अब देखिए यहां मैंने आपको टॉप 5 बताएं, बट मैं क्लियर कर देता हूं, एग्जामिनर आपसे अगर पूछेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उससे बारे में पूछेगा। तो अगर आप 5 याद नहीं रख सकते हैं तो कोशिश करिए 3 याद रखिए। अगर आपसे 3 या 2 नाम भी याद नहीं होते तो एक नाम आपको याद रखना जरूरी है, विच इज कि भाई सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में नेचुरल गैस का। ओके, लेकिन यहां पे आपका क्वेश्चन एंड नहीं होगा। एग्जामिनर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके पैसेज में, वो आपसे एक और सवाल पूछेगा, विच इज कि इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का इंपोर्टर कौन है, कहां से, कौन सी कंट्री है जहां से हम सबसे ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। सो देयर यू हैव टू नो कि इट इज योर कतर। ओके, कतर जो है इट इज द लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर टू इंडिया बाय सर्टेन एस्टिमेट्स। अगर हम नेचुरल गैस के रिजर्व्स देखते हैं तो कतर इज कंसिडर्ड टू हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। ओके, कतर विच इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं और शायद 1-2 एस्टिमेट्स ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंगली इसके पास वर्ल्ड में सबसे बड़े प्रूवन आपके नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। ओके, तो कतर इज द लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर टू इंडिया, सो दैट बिकम्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, एंड उसके अलावा यूए से भी हम यहां से ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है एंड रशिया है। इन सब कंट्रीज से हम थोड़ा बहुत यहां पे नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिकॉज अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज हो रहा है तो हमारा जो लार्जेस्ट सप्लाई है यहां से और यहां से, ये कहीं ना कहीं अभी हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, उतनी अच्छी क्वांटिटी में हमें वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम वहां से ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं। एंड अभी जो ऑल्टरनेटिव्स अनाउंस करे गए हैं वो है यूएसए है और दूसरा है नॉर्वे। ओके, नॉर्वे टॉप 5 में नहीं आता है प्रोडक्शन के अंदर में या हमारे इंपोर्ट्स के अंदर में, लेकिन नॉर्वे एंड यूएसए जो है दे आर बीइंग कंसीडर्ड एज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस इंपोर्ट्स टू इंडिया। ओके, तो यहां पे ये एक लेटेस्ट अपडेट आया, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि करंटली जो हमारे आपके इंपोर्टर्स हैं, गैस इंपोर्टर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ओके, इसके बाद अब मैं आपको एक लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको समझाता हूं कि अगर ये एक ओपन इकोनॉमी होता, अगर ये कैपिटलिस्ट कंट्री होता, तो क्या गवर्नमेंट इस तरीके से आपके एलएनजी इंपोर्ट्स को डाइवर्ट कर पाता? तो मेरा क्लियर कट आंसर होता नो, कि गवर्नमेंट यहां पे मार्केट फोर्सेस को इंटरफेयर नहीं करेगा, डिमांड सप्लाई से छेड़खानी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ रेगुलेट कर सकता है आपके मार्केट को। लेकिन यहां पे इंडिया जो है, इंडिया के अंदर में सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव सर्टेन लॉज जो यहां पे कॉमन पब्लिक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इट इज योर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। तो जब इस टाइप की कहीं शॉर्टेज हो जाती है या कई बार प्रोडक्शन बहुत ऊपर होता है, तो वहां पे गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर लॉ को यूज करता है, जिसके थ्रू वो यहां पे आपके प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकता है, उसके मूवमेंट को रेगुलेट कर सकता है। तो 1955 में हमने बनाया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एसेंशियल कमोडिटीज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एट फेयर प्राइसेस डिफरेंट एक्शन ले सकता है। क्या क्या कर सकता है? वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो प्राइसेस नीचे चली जाएंगी, तो फार्मर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। सप्लाई को यहां पे कर सकता है, जैसे बहुत कॉमन है कि शुगर को लेकर, आपका जो शुगर होता है या राइस और व्हीट होता है, इसको लेकर भी अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शॉर्टेज हो सकती है, तो उसमें भी वो कई बार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में होर्डिंग को यहां पे पनिशेबल बना देता है। एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया
जाएगा, किस प्राइस पे किया जाएगा, ऑल ऑफ दिस इज रेगुलेटेड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो यूजुअली इसको यूज किया जाता है कि जब कोई शॉर्टेज है या कोई क्राइसिस जैसे अभी है, तो वहां पे हम प्राइसेस को स्टेबलाइज कर पाए, यहां पे कोई अननेसेसरी का प्रॉफिटेरिंग ना करे, उस कंटेक्स्ट में ये चीज करी जाती है। ओके तो यहां पे गवर्नमेंट के पास में क्या क्या पावर्स है वो यहां पे प्रोवाइडेड है। कुछ एग्जांपल्स जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपके इंक्लूड होते हैं वो यहां पे दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और इसी को यूटिलाइज करके यहां पे आपके लिमिटेशंस लगाए गए। ओके तो ये थी आपकी फर्स्ट न्यूज, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आई वुड एक्सपेक्ट माय स्टूडेंट्स की भाई आप इस न्यूज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके नाउ इट इज टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। In case you have any question, you can always ask me in the comment box, so I will answer it then and there. Okay. Next पे आते हैं, गवर्नमेंट eases curbs allowed limited FDI from China, other sharing land borders. ओके तो यहां पे इन द ईयर 2020 जब कोविड का पीक चल रहा था, तो उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक चीज ऑब्जर्व करी कि बिकॉज यहां पे मार्केट एक डाउनफॉल के ऊपर पे है, तो चाइना के अंदर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं, वो यहां पे शायद हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकती है इंडियन कंपनीज का। इसको इस तरीके से समझिए कि बिकॉज इंडियन कंपनीज मार्केट में कंपीट नहीं कर पा रही हैं, तो यहां पे चाइनीज कंपनी के पास में मौका है कि उन कंपनीज को जो आज अभी परफॉर्म नहीं कर रही है उनको बाय कर लिया जाए, और उससे क्या होगा कि चाइनीज की कंपनीज अब इंडियन कंपनीज को ओन करेंगी, और इंडियन कंपनीज को ओन करके वो इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर सकती हैं। तो इसी कंटेक्स्ट के साथ 2020 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसके थ्रू वो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है उसको वहां पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता था। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के अकॉर्डिंगली आप किसी एक कंट्री को डायरेक्टली ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हो अनलेस यू कैन शो कि यहां पे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या हॉस्टाइल टेक ओवर है। तो अनलेस आपके पास एविडेंस है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पे गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देते हुए क्या कहा कि जितने भी इंडिया की लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, तो आई होप यू आर अवेयर कि कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया की लैंड बॉर्डरिंग है। तो इफ आई आस्क यू एक क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है विद रिगार्ड टू दिस ओनली कि कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डरिंग है, कौन सी नहीं है। ओके एनीवे तो यहां पे बिकॉज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमने क्या कहा कि भाई हम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वहां पे एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वहां पे हम एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और 2020 के अंदर में एफडीआई रेगुलेशंस के इंडिया ने यहां पे एक प्रेस नोट निकाला। ओके और ये किसने निकाला था, यू शुड नो द डिपार्टमेंट ऑल्सो। ओके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, उसमें डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, शॉर्ट में डीपीआईआईटी। ओके तो ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर से इस डिपार्टमेंट ने एक प्रेस नोट निकाला जिसके अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है थ्रू एफडीआई पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करेगी फ्रॉम ऑल लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, विच इज कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो या फॉरेन कंट्री की कंपनी जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे चाइना हो गया, जैसे नेपाल हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, तो अगर यहां क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट तो अलाउड है, लेकिन अगर आना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि यहां पे हमने क्या कहा कि लेट्स से अगर बांग्लादेश नेपाल से आना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इजीली परमिशन दे देगी, लेकिन चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट आता तो ऑब्वियसली वी नो कि यहां पे कोई ना कोई रीजन देके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिनाई कर देगी। तो इस बेसिस पे हमने क्या करा, नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देकर यहां पे जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, दैट वाज 2020, नाउ वी आर इन 2026, लॉट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और इंडिया अभी क्या है, बहुत सारे अपने ट्रेड पार्टनर्स देख रहा है, वो अपने डिफरेंट ग्रोथ के एवेन्यू सर्च कर रहा है, और यहां पे चाइना जो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसलिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि यहां पे जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है या बाकी कंट्रीज से भी, लैंड बॉर्डर कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में अब आ सकता है। तो ये ऑटोमेटिक रूट से, मतलब कि बिना गवर्नमेंट परमिशन के आप एंटर कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमने कुछ सेक्टर्स को यहां पे रिस्ट्रिक्ट करके रखा है जो हमारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेमीकंडक्टर्स का सेक्टर, और दूसरा कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो डिफेंस स्पेस वहां पे हम यूटिलाइज करते हैं। तो इन सेक्टर्स को हमने यहां पे रिस्ट्रिक्ट करा है।
ओके बाकी पूरे जो सेक्टर्स है, बाकी के जो एरियाज हैं मोबाइल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ऑल ऑफ दोस हैव बीन ओपन अप फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। एंड नॉट जस्ट दैट, हमने यहां पे एक 60 डे का डेडलाइन भी रखा है कि अगर कोई भी अप्रूवल प्रोवाइड करना है तो डीपीआईआईटी जो अथॉरिटी है उसको 60 डेज के अंदर में अप्रूव करना पड़ेगा। या तो वहां पे डिनाई कर दीजिए गिविंग प्रोवाइडिंग प्रॉपर रीजंस, या फिर अगर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको अप्रूवल जो है आपको 60 डेज के अंदर में करना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट की सिंसियरिटी दिखाता है टू चाइनीज इन्वेस्टर्स की देखिए हम आपको यहां पे इनवाइट कर रहे हैं और आपको भी बाकी कंट्रीज की तरह हम 60 डेज के अंदर में ही अप्रूवल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके तो यहां पे सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर कर लिया है, विच इज कि अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में अलाउ किया जाएगा। Okay, again, if you have any questions, you can ask me in the comment box. I am waiting for your answers and different questions in the comment box. थर्ड आपके टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट का मिशन है विच इज द जल जीवन मिशन। ओके जल ही जीवन है मिशन है आपका ये जल जीवन मिशन, जिसके अंदर में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस गोल रखा है विच इज कि हर घर के अंदर में पीने का पानी का एक नल, एक टैप वहां पे होना चाहिए। ओके तो ये जल जीवन मिशन है। ऑल्दो इसका ओरिजिनल गोल था 2019 में लॉन्च हुआ था, ओरिजिनल गोल था कि 24 में हम इसे अचीव कर लेंगे, लेकिन बहुत एम्बिशियस प्लान है तो यस 24 में हम नहीं अचीव कर पाए, तो अब हमने इसका टारगेट जो है वो 27 का रखा है। और उसके अलावा इसमें अब हम डिजिटल मैपिंग भी करेंगे। डिजिटल मैपिंग का सिंपल मतलब यह है कि फिजिकल मैप में नहीं, डिजिटल जो मैप होगा उसके अंदर भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि कौन कौन से वो एरियाज हैं, विलेजेस हैं, आपके तालुकास हैं, एकदम विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे जाएंगे और जहां जहां पे जल जीवन मिशन का 100% कवरेज हो चुका है, टैप कनेक्शन है, और कहां कहां पे नहीं है। ओके तो यहां पे जल जीवन मिशन एक इंपॉर्टेंट आपका गवर्नमेंट स्कीम है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगेन वी आर गोइंग टू लुक इनटू द बेसिक्स ऑफ द जल जीवन मिशन फर्स्ट। तो अगस्त ऑफ 2019 में आपका ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। ऑब्वियसली जल का मिशन है, वाटर का मिशन है, तो किस मिनिस्ट्री में आएगा? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके आज के टाइम में पहले आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर था, अब क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। उसके अंदर में डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो इस जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट करेगा। इसके अंदर में एक स्पेसिफिक हमने ऑब्जेक्टिव या एक टारगेट रखा है, एंड द टारगेट इज कि वी हैव टू प्रोवाइड या गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड 55 LPCD ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल हाउसहोल्ड। LPCD का मतलब क्या है? 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ओके नीचे ही लिखा हुआ है 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, यानी कि पर कैपिटा यानी पर पर्सन 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे वाटर जो है हर घर में अवेलेबल होना चाहिए। ओके अगर 2 लोग हैं यानी 110 लीटर पर कैपिटा पर डे आपका अवेलेबल होना चाहिए। इस तरीके से आपका ये जो जल जीवन मिशन है एक स्पेसिफिक यहां पे ऑब्जेक्टिव और टारगेट उसने डिसाइड करा है। दूसरा है कि भाई हर रूरल हाउस होल्ड के अंदर में टैप वाटर सप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने विलेज के एकदम ओपनिंग, एकदम गेट के ऊपर पे जो एंट्री पॉइंट है विलेज का, वहां पे हमने एक टैंकर लगा दिया और कैलकुलेट करके वहां पे 55 लीटर्स का हिसाब से हमने बड़े टैंकर्स भेज दिए या पाइपलाइन लगा दी। आपको हर घर तक एक नल पहुंचाना है, हर घर जल जो है वो इसका मिशन है। थर्ड इज की नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर बट पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को भी इंप्रूव करना है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने इसको स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा है कि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन के अंदर में भी हमें वर्क करना है। और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक बेनिफिट है वो क्या है कि भाई रूरल एरियाज में इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग वाटर इज ऑन द विमेन एंड द चिल्ड्रन देयर। ओके स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड ओनली। तो कहीं ना कहीं उनको भी हम फ्री टाइम प्रोवाइड करेंगे, उनके बर्डन को रिड्यूस करना है। सो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था। एंड आई हैव टू से कि इस मिशन के अंदर में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। ज्यादातर हमारे जो टाइम बाउंड टारगेट्स हैं वो हम मीट कर रहे हैं। इट इज ओनली दैट कि अब हम उसमें पूरा 100% कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम जो रिमोट एरियाज है, फार ऑफ एरियाज है, वहां तक हम वाटर सप्लाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसका जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड किया गया। तो ओरिजिनली जो इसका टाइमलाइन था वो 2024 का था, अब इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है 2028। ओके तो ये दोनों जो टारगेट्स ईयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली 2024 था, अब क्या है 2028 है।
ओके, वाइल वी आर डिस्कसिंग आई वुड एक्सपेक्ट कि आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए, बिकॉज पिछले साल आपसे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन पूछा था, तो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि करंटली हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जल शक्ति मिनिस्टर कौन है अभी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं फंडिंग पैटर्न्स क्या है। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है जहां पे सेंटर और स्टेट मिलके यहां पे स्कीम को फंड करते हैं। तो जितनी भी स्टेट्स हैं सब में 50-50% है, लेकिन जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और आपकी जो हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स में आपका आ गया अभी हिमाचल प्रदेश आ जाएगा और उत्तराखंड आ जाएगा। ओके, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुका है, और उधर से सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम इज नॉट अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और बाकी जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां पे 90-10 है। यूटीज बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है तो 100% फंडिंग है, और बाकी स्टेट्स के अंदर में 50-50 का यहां पे वो शेयर करेंगे। ओके, तो ये कॉस्ट हो गया। इसके बाद डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए यहां पे कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐप का नाम है सुजलम भारतम। ओके, एक डिजिटल फ्रेमवर्क कह लीजिए, सुजलम भारतम कि सुजलम भारतम इज भारत इज द नेम ऑफ द डिजिटल फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू यहां पे जो मॉनिटरिंग है, डिजिटल मैपिंग है, वो करी जा रही है। और यहां पे हर किसी गांव को, जो भी एक गांव डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यहां पे 100% कवरेज है, उसको एक एरिया आईडी दिया जाएगा। सुजल गांव से डिक्लेयर किया जाएगा, सुजल गांव डिक्लेयर किया जाएगा, और एक सर्विस एरिया आईडी प्रोवाइड करा जाएगा कि यस, यहां पे जो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे का गोल है वो इस विलेज ने अचीव कर लिया है। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एकदम नया है। बाकी जो चीज है वो सबसे बेसिक है, लेकिन अगेन आपसे बेसिक्स के सवाल भी पूछे जाते हैं। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर समवन टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप मुझे बताइए कि करंटली मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है इंडिया का, बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि हमने सारी न्यूज जो कवर करी है अभी तक वो इंडियन एक्सप्रेस की है, हम हिंदू की न्यूज बाद में कवर कर रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है भाई, यहां पे अपोजिशन पार्टीज आर कंसिडरिंग कि जो अभी करंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो आई एम श्योर यू आर अवेयर उनका नाम क्या है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द करंट सीईसी? कौन है इंडिया का सीईसी? उसके अलावा 2 ईसीज और होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके नाम क्या हैं? डू यू रिमेंबर दोस नेम? तो अगर याद हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी के अभी। ओके, एनीवे, यहां पे जो अपोजिशन पार्टीज है वो यहां पे सीईसी को रिमूव करने की बात कर रही है। अब सीईसी जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है पूरा का पूरा, विच इंक्लूड्स 1 सीईसी एंड 2 ईसीज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है विच इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन दी इंडियाज डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए, जिससे हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बने रहें, ये काम करना किसका काम है? ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ओके, सो इट इज द जॉब ऑफ द ईसीआई टू डू सो कि ये एक आपके इंडिपेंडेंट यहां पे आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए। कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं? तो बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है तो स्टेट का इलेक्शन वो कराता है, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा, राज्यसभा के, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर वहां पे है तो उनके दोनों सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस वो कंडक्ट कराता है। इसके अलावा जो इंडिया के हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस भी ये कंडक्ट कराता है। यानी हम कह सकते हैं टोटल ऑफ 6 इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो 6 इलेक्शंस हो गए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? तो आई होप यू आर अवेयर, कल हमने पंचायत के बारे में डिस्कशन करा था, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। ओके, एनीवे, यहां पे जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में है? सो दिस इज अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 324 आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल, बहुत कम आर्टिकल्स को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं, बट 324 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि उसमें एक सीईसी होता है और 2 ईसीज होते हैं। ओरिजिनली इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, बट 1989 में और फिर 1991 में लॉ के साथ चेंज करके इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। सो नाउ द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 सीईसी एंड 2 ईसी, एंड तीनों जो आपके ये ऑफिसर्स हैं,
तीनों के तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और इसका भी प्रोसेस में सिलेक्शन कमेटी और वो सब कुछ चेंजेस करे गए थे और वो सारे चेंजेस अभी 2023 में करे गए हैं। ओके, तो अपॉइंटमेंट, कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सब चेंज हुए हैं अभी रिसेंटली। मैं अभी इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो जब भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम उस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी अच्छे से करेंगे। फॉर नाउ लेट्स लिमिट आवरसेल्फ टू द पॉइंट कि भाई कौन सा लॉ है। इट इज अ 2023 लॉ है आपका और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द वन जो इसको अपॉइंट करता है। ओके, अब यहां पे बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज इट इज द अथॉरिटी जो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना चाहता है। क्या उसका जॉब है, उसकी ड्यूटी है। ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उस सीईसी को दी हुई है वो यही है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, एकदम न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह, एक बॉडी की तरह वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी पोजीशन को सेफगार्ड करें। और यहां पे एक सीईसी और ईसी के ऑफिस को, मोर इंपॉर्टेंटली सीईसी के ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए हुए हैं। जैसे कि एक सीईसी को रिमूव करने के लिए वही प्रोसेस यूज किया जाएगा जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सीईसी को रिमूव करने के लिए आपको वही प्रोसेस यूज करना है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए करना है, और उन्हीं ग्राउंड्स पे आप उसको रिमूव कर सकते हो जिन ग्राउंड्स पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ इट इज मेंशन्ड कि एक सीईसी को जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करते हैं उसी तरीके से सीईसी को भी सिर्फ दो ग्राउंड्स पे आप रिमूव कर सकते हो। वन इज प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब हो सकता है करप्शन या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को यहां पे डिस्चार्ज नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, और इनकैपेसिटी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। तो ये आपके ग्राउंड्स फॉर रिमूवल हो जाएंगे। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज के न्यूज़पेपर में आपके पास आया वो क्या है कि अगर सीईसी को रिमूव करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो आज के न्यूज़पेपर में आपके न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आपका रिमूवल ऑफ सीईसी का पूरा प्रोसेस आया है। तो लेट्स लुक एट स्टेप बाय स्टेप। सेम अगर आपको जज का रिमूवल प्रोसेस पता है तो सिमिलरली यहां पर भी वही प्रोसेस है। तो एक बार जल्दी से इस रिमूवल प्रोसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा मोशन इन पार्लियामेंट। रिमेंबर दिस, सीईसी को रिमूव करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है। अगेन इलेक्शन कमिश्नर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग से पढ़ेंगे हम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है। तो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, पार्लियामेंट में एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मोशन इन पार्लियामेंट वुड बी व्हाट। ये जो रिमूवल मोशन है ये एक सिंगल एमपी नहीं यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। यहां पे लोकसभा में 100 मेंबर्स उसे सपोर्ट करने चाहिए और राज्यसभा में मिनिमम 50 मेंबर्स उसे सपोर्ट करने चाहिए। उसी के बाद में आगे का प्रोसेस यहां पे इनिशिएट होता है। ओके, सेकंड स्टेप क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई मोशन इंट्रोड्यूस होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं यानी स्पीकर और आपके चेयरमैन, दे आर द अटमोस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊपर की अथॉरिटीज हैं, और वो वहीं पर ही इस मोशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर ही एडमिट या रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इन केस अगर वो एडमिट करते हैं तो उसके बाद में जिस भी हाउस में, लेट्स से लोकसभा में यहां पे एक्सेप्ट हो गया है और राज्यसभा में भी हो गया, लेकिन पहले लोकसभा में हुआ है, तो लोकसभा एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगा जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। ओके, सो जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए, हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए कमेटी बनाई जाती है, ऐसे ही सीईसी के लिए भी हम कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। जूरिस्ट कौन होता है, जिसकी लॉ की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। ओके, ये कुछ डिसाइड नहीं करेगी, ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जिसका काम होगा कि जो यहां पे एलिगेशंस है उनको स्टडी करना, उनके ऊपर पे डिफरेंट विटनेसेस को बुलाना, एविडेंसेस गेन करना और उसके बाद में एक रिपोर्ट सबमिट करना। ओके, अब ये इन्वेस्टिगेट करके अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यहां पे प्रोवाइड करेगा। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में इसके ऊपर पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और फिर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में इस मेजॉरिटी के साथ, ये दोनों मेजॉरिटी अगर फुलफिल हो जाती हैं, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जो भी टोटल मेंबरशिप है, टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, और दूसरा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जो मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे और वोट कर रहे हैं उसमें से 2/3 उसको अगर पास कर देते हैं तो उस केस के अंदर में वो लोकसभा से आपका जो मोशन है वो पास हो जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए तो अब राज्यसभा जाएगा।
अब राज्यसभा के अंदर में भी इस मोशन के ऊपर पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोट होगा और उसी स्पेसिफिक मेजॉरिटी से अगर वो पास होता है राज्यसभा में तो ये फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और यहां पे अब प्रेसिडेंट के पास में कोई डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट ने अगर यहां पे प्रेसिडेंट के पास में अगर मोशन पास होकर आ गया है तो अब उसको ऑर्डर फॉर रिमूवल इश्यू करना पड़ेगा। ओके, तो याद रखना सीईसी को रिमूव करना आसान नहीं है बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंडिया के डेमोक्रेसी के अंदर में, इसलिए उसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। ऑन द अदर साइड वी हैव इलेक्शन कमिश्नर्स जिनको बहुत आसान है रिमूव करना, इनको भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है सिंपली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीईसी को रिमूव करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जज का प्रोसेस चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए सिर्फ रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं, क्वेश्चन होता है ईसी के रिमूवल का और वो सीईसी को दिमाग में रख के क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज का प्रोसेस वाला टिक कर आते हैं। तो याद रखना ईसी के रिमूवल के लिए सिर्फ और सिर्फ सीईसी की रिकमेंडेशन भी बहुत होती है। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू योर रिमूवल ऑफ सीईसी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आज का इंडियन एक्सप्रेस मैंने पहले इसलिए लिया है बिकॉज आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी न्यूज आई है इसमें। ओके, नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखते हैं, ओके कमेंट भी आया है। ओके, नाइस नाइस, एट यार 2558 इंटरेस्टिंग नेम, सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं और इसी हैं सुखबीर सिंह संधू, वैसे पूरा नाम उनका सुखबीर सिंह संधू है, सुखबीर संधू। ओके, आपने लिखा है। एंड विवेक जोशी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आई एम ग्लैड समवन हैज फाइनली टेक द इनिशिएटिव टू आंसर एटलीस्ट द सीईसी एंड ईसीज ऑफ इंडिया। अभी भी किसी ने मुझे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति नहीं बताया, आई एक्सपेक्ट कि कोई मुझे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति भी बता सके इंडिया का कौन है। ओके, अब आते हैं हम एक लीगल जी के लीगल करंट अफेयर्स वाले टॉपिक के ऊपर पे। लेट्स रीड द हेडलाइन फर्स्ट। झुमका, राल्फ लॉरेन एंड द डेंगलिंग क्वेश्चन ऑफ पेटेंटिंग हेरिटेज क्राफ्ट्स। ओके, अब देखिए यहां पे पहले तो मैं न्यूज समझाता हूं। एज यू कैन सी हियर इज दिस मॉडल। तो लंदन के अंदर या पेरिस में कहीं पे इनका फैशन शो था और वहां पे जो मॉडल्स थी दे वर वेयरिंग दीज झुमकास, हम झुमका ही कहेंगे यहाँ पे, जो भी इयरिंग्स है झुमका टाइप इन्होंने पहन रखा था। अब यहां पे इश्यू ये है कि ये जो झुमके हैं इनको वो झुमके नहीं कह रहे हैं, वो इनको राल्फ लॉरेन की एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज कह रहे हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, ये इंडिया का या स्पेसिफिकली हो सकता है इंडिया में भी ट्राइबल्स का कल्चरल हेरिटेज है। और यहां पे राल्फ लॉरेन ने ऑल्दो यूज तो किया लेकिन उसमें बिल्कुल भी ट्राइबल्स को, इंडियन हेरिटेज को कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो हम बस इतना से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पे कि यहां पे अगर कोई फैशन ब्रांड, जो इतनी बड़ी फैशन ब्रांड है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, वो जब इस तरीके से कल्चरली किसी चीज को अप्रोप्रिएट करते हैं तो मिस अप्रोप्रिएट ना करें और जो लोग हैं उनको क्रेडिट दिया जाए। दूसरा जो इसके अंदर में लीगल कंटेक्स्ट है वो ये है कि क्या ये जो झुमके होते हैं, क्या इनको हम किसी लॉ के अंदर में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई आप इनोवेशन करते हो, कोई मेडिसिन बनाते हो, तो उसके ऊपर पे आपको पेटेंट मिल जाता है। ओके, सिमिलरली अगर आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क करा है तो उसके लिए कॉपीराइट मिल जाता है। सिमिलरली अगर कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन है तो उसके लिए भी आपको डिजाइन का पेटेंट मिल जाता है। तो क्या जो ये ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो क्राफ्ट्स होते हैं, क्या उनके लिए भी हमारे पास में कोई पेटेंट वाला यहां पे लॉ नहीं है क्या? तो यही चीज हमें आज समझनी है कि जो करंट लॉ है वो क्यों आपका एक लूप होल क्रिएट कर देता है आपके इस टाइप के जो ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली डिजाइन पेटेंट्स और उसके बाद हम स्पेसिफिक जो झुमके वाला इशू है इसको कवर करेंगे एंड फिर यहां पे क्या प्रपोज्ड हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये डिजाइन पेटेंट क्या होता है। ओके, तो जैसे पेटेंट होता है, आपका पेटेंट इनोवेटिव वर्क के लिए मिला जाता है, किसी प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है यूजुअली, ऐसे डिजाइन पेटेंट जो होता है वो स्पेसिफिकली डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है। एंड आई हैव वन इमेज टू एक्सप्लेन कि भाई डिजाइन पेटेंट में क्या प्रोटेक्ट होता है। ओके, तो यहां पे जैसे आप देख सकते हो कि एक ये बाइक है जिसकी एक स्पेसिफिक डिजाइन है। ओके, अब यहां पे आप एक चीज समझिए कि बाइक बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन आप जब लेट्स से कि एक रॉयल एनफील्ड को देखते हो तो अगर उस पर लिखा हुआ भी नहीं है कि ये एक बुलेट है, ये आपकी 350 है, क्लासिक 350 है, बेयर 650 है, या फिर लेट्स से केटीएम की आपकी जो केटीएम बाइक्स आती हैं, आपकी ड्यूक आती है, आप जैसे ही उस बाइक का पिक्चर भी देखोगे, इस तरह से देखोगे, यू वुड अंडरस्टैंड कि ये बाइक कौन सी है।
तो ध्यान रखना कि डिजाइन पेटेंट जो होता है वो फंक्शंस को प्रोटेक्ट नहीं करता है। मतलब कि ऐसे समझिए कि अगर मैंने एक बाइक बना दी जिसमें 2 पहिए हैं और उसको मैं ऐसे इंजन के साथ लेके मूव कर सकता हूं, तो कोई और इस बाइक को नहीं बनाएगा, ये सेम चीज नहीं बना सकता है। डिजाइन पेटेंट ये नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसके लुक को, उसका जो एस्थेटिक वैल्यू है, उसका जो डिजाइन है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको लगेगा सर झुमके को भी तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसका भी स्पेसिफिक होता है। तो प्रॉब्लम यहीं स्टार्ट होती है, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनका एक सिंगल ओरिजिन नहीं होता, वो एक सिंगल जगह पे लिमिटेड नहीं होते हैं। जैसे झुमका जो है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन सिंगल स्टेट ऑफ इंडिया, एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया ऑल्सो। आप पाकिस्तान चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, आप मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में चले जाइए, वहां पर भी आपको झुमके टाइप के इयररिंग्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और ये चीज डिफरेंशिएट कर पाना कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, या ये किसी और कंट्री का या किसी एक स्टेट का है, ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से, क्योंकि इनका कोई ओरिजिन हमें नहीं पता है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है। सिमिलरली जैसे ये आप चेयर देख पा रहे हो, इस टाइप की चेयर्स मार्केट में बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मैं इस डिजाइन को पेटेंट करा सकता हूं अगर इसका डिजाइन जो है ये बाकियों से थोड़ा यूनिक है। ओके, तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं चेयर्स के, आपके गिटार के, इस रोबोट के, या आईफोन के। तो फॉर एग्जांपल आईफोन जो है उसका डिजाइन पेटेंटेड है। तो अगर कोई और कंपनी, जो चाइनीज कंपनी बहुत कॉमनली करती हैं, कि अगर वो उसका सेम डिजाइन कॉपी कर रहे हैं, और डिजाइन पेटेंट का वायलेशन कैसे पता पड़ेगा? आप ऐसे समझिए कि अगर आपके सामने आईफोन रख दिया जाए और जो एक कॉपीड फोन है वो रख दिया जाए, और आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, एक कॉमन पर्सन जो जिसको बेसिक नॉलेज है, अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं डिजाइन पेटेंट का वायलेशन हुआ है। अगेन, फंक्शनैलिटी को यहां पे पेटेंट नहीं किया जाता है, उसका जो डिजाइन है, लुक है, एस्थेटिक है, उसको यहां पे पेटेंट किया जाता है। तो हम यहां पे जो डिजाइन पेटेंट है उसके थ्रू आपके डिजाइन को यहां पे पेटेंट कर सकते हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, ये विजुअल अपीयरेंस या ऑर्नामेंटल डिजाइन जो होता है प्रोडक्ट का, उसको यहां पे ये प्रोडक्ट करता है। विजुअल अपीयरेंस या फिर ऑर्नामेंटल डिजाइन। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा? अगर कोई शेप है, एक इंटरेस्टिंग सी आपने शेप बनाई, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, कि ये जो एम है, इसको देखते हैं मैगडी दिमाग में आता है, तो एम जो है ये शेप है स्पेसिफिक, इसको मैं डिजाइन पेटेंट भी करा सकता हूं। वैसे तो ये क्या है, ट्रेडमार्क में भी प्रोटेक्टेड है। ओके, ये ट्रेडमार्क भी है, लेकिन अगर ये ट्रेडमार्क भी नहीं होता तो ये डिजाइन पेटेंट के अंदर में कवर किया जा सकता था। कोई पैटर्न है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न है जो मैं किसी एक कंपनी से रिकॉग्नाइज करता हूं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं एप्पल का। ओके, अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो अगर एक एप्पल है जो एक साइड से जिसमें बटन है, तो वो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये एप्पल को पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है। कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है कि इसमें बटन्स जो हैं वो इस तरीके से हैं कि आप यूजुअली उसको कनेक्ट करोगे कि ये इसी फोन का है, और उसका कोई एस्थेटिक लुक है। ओके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहां लिखा हुआ है, नॉट द फंक्शनल एस्पेक्ट। ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसके डिजाइन या लुक्स को यहां पे करता है कि कोई यूनिक डिजाइन को यहां पे कॉपी ना कर ले। ठीक है, तो ज्वेलरी डिजाइन जो है, ये डिजाइन पेटेंट्स में आप किस किस को डिजाइन करा सकते हो? ज्वेलरी डिजाइन, आपकी कोई ज्वेलरी ऐसी है जो आपकी ही ब्रांड से आपके करती है, जैसे कार्टर की रिंग्स आती हैं जो कार्टर कंपनी ही उनको प्रोड्यूस करती है और कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है। फैशन एक्सेसरीज, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गई, फर्नीचर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके डिजाइन पेटेंट्स के अंदर में प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। क्या नहीं प्रोटेक्ट किया जा सकता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोई भी फंक्शनल फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट कि ये अलग चीज कर सकती है ये चीज, तो उस चीज को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे। आइडिया या कंसेप्ट प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल डिजाइंस ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, कोई ऐसा ट्रेडिशनल डिजाइन, तो झुमका एक ऐसा एग्जांपल हो जाएगा कि ये आपके डिजाइन लॉ में प्रोटेक्ट नहीं होते। कल्चरल मोटिव्स दैट हैव बीन एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, एग्जांपल के लिए ये मैं इसको, जो मेरा ये आई एम फॉरगेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्वास्तिक जो है, इसको ये कल्चरल मोटिव है, इसको मैं डिजाइन में पेटेंट नहीं करा सकता हूं। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका हेरिटेज क्राफ्ट है वो अनप्रोटेक्टेड रह जाता है, क्योंकि ये डिजाइन लॉ के अंदर में स्पेसिफिकली उसके अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, अब डिजाइन प्रोटेक्शन जो है वो इंटरनेशनली जो है, इंटरनेशनली ट्रिप्स एग्रीमेंट में प्रोटेक्ट होता है। इंटरनेशनली तो वो ट्रिप्स एग्रीमेंट में आ जाएगा। WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है जिसके अंदर में प्रोटेक्टेड है, इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया भी प्रोटेक्शन देता है। लेकिन बिकॉज हम एक डुअलिस्ट कंट्री है, तो इंडिया ने भी अपना स्पेसिफिक लॉ बनाया है, विच इज द डिजाइन्स एक्ट ऑफ 2000। तो इंडिया के अंदर में डिजाइन पेटेंट किस में प्रोटेक्टेड होते हैं? दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द डिजाइन एक्ट ऑफ 2000, जो एक स्पेसिफिक बॉडी है, CGPDTM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स।
अगेन ये जो बॉडी है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही फॉल करता है। यहां पे जो ओनर होता है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है टू यूज एंड कमर्शियलाइज द डिजाइन। तो जो भी इस डिजाइन का ओनर होगा सिर्फ वही उसको यूज कर सकता है एक्सक्लूसिवली और कमर्शियलाइज कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। रिमेंबर दिस कि इसका प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। इसमें जो भी आप डिजाइन है आपकी उसको आप 10 साल के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अगर लेट से आपको कोई चेयर है जो बहुत ही स्पेशल डिजाइन की दिख रही है, आइकिया ने बनाई है, तो वो 10 साल के लिए उसे डिजाइन पेटेंट करा सकता है। 11th ईयर में कोई भी उसको कॉपी कर सकता है, उस डिजाइन को कॉपी कर सकता है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली 11 बिकॉज इसको और 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो टोटल जो यहां पे प्रोटेक्शन है वो 15 ईयर्स का है, लेकिन इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम उसको करवाओगे तो वो सिर्फ 10 साल का मिलेगा, बाद में उसे आप 5 साल और एक्सटेंड करा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका डिजाइन पेटेंट इंडिया में वर्क करता है। इसके लिमिटेशंस क्या है? तो देखिए, डिजाइन पेटेंट लॉ जो है ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप रखता है अपने में। थोड़ा सा भी आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया, जैसे आपने उसमें कलर अलग ले लिया, जैसे मैगडी के एम में आपने कलर कुछ और ले लिया, स्टोन आपने कोई और यूज कर लिया प्रोडक्ट के लिए, किसी और जो डिजाइन पेटेंट है वो स्पेसिफिक स्टोन को यूज करता है, मार्बल में बनाया था आपने ग्रेनाइट में बना दिया, उसको आपने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर दिया, तो वो सब हो सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, हैंड ब्लेंडर्स होते हैं, तो आप हैंड ब्लेंडर के डिफरेंट डिजाइन रख सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा आपने उसको डाइवर्ट किया डिजाइन को कि अब ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। जैसे अगर एक हैंड ब्लेंडर ऐसा बन रहा है, सिंपल सा ये डिजाइन है, तो मैंने क्या करा, मैंने उसका ऐसे बना दिया। That's why I'm not into design patents, because मैं तो खराब ही कर दूंगा कंपनी। Anyway, I think you got the idea कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इसमें लेट से मैंने ये बना दिए साथ में, तो अब ये अलग डिजाइन पेटेंट हो गया और पॉसिबली डिजाइन लॉ में इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहां पे आते हैं करंट मुद्दे के ऊपर पे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर में कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन करना इज वेरी कॉमन। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर एक कोल्हापुरी चप्पल का इश्यू आया था और उसके अंदर में अनदर फैशन ब्रांड, अनदर वेरी फेमस ब्रांड प्राडा, उसने एक नई स्लीपर्स निकाली थी और उनकी प्राइस थी 1 लाख टू 2 लाख रुपीस। 1 लाख से 2 लाख में ये 400 रुपए की जो चप्पल आती है कोल्हापुरी की, इसको वो 2 लाख रुपए में बेच रहे थे। और हमारा इतना सा कंटेंशन था कि आप एटलीस्ट ये रिकॉग्नाइज तो करो कि ये डिजाइन आपका जो भी डिजाइनर है उसने कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर किया है। तो फाइनली वहां पर भी बहुत अप्रोर हुआ। कोल्हापुर उसके प्राडा के जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, दे केम टू इंडिया, दे वेंट टू कोल्हापुर, दे लुक एट द चप्पल डिजाइन, दे अप्रिशिएटेड इट, बट दे स्टिल डिड नॉट गिव क्रेडिट टू द कोल्हापुरी चप्पल मेकर्स कि यस ये बहुत अच्छी डिजाइन है और हमने भी सिमिलर डिजाइन यहां पे बनाई है। वी वर नॉट आस्किंग फॉर मनी, वी वर जस्ट आस्किंग फॉर सर्टेन एप्रिसिएशन कि यस आप यहां पे हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट, हमारे कल्चर को यहां पे अप्रोप्रिएट कर रहे हो। ओके, सो ये कुछ एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। रिमेंबर, यहां पे जो झुमका वाला केस है उसमें कोई भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? तो हम इनको जीआई प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि झुमका जो है, ये झुमका उसी को कहा जाएगा जो लेट्स से इंडिया में बन रहा है, कर्नाटका में बन रहा है या किसी एक स्पेसिफिक यूपी में बन रहा है। ओके, बरेली है तो यूपी बरेली, झुमका बरेली में ही होता है ज्यादा। क्राफ्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम हम स्टार्ट कर सकते हैं एक, तो इससे हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो झुमका है या ये जो कोल्हापुरी चप्पल है, ये इसका जो सर्टिफिकेट होगा इसका, वही इसको प्रोड्यूस कर सकता है। और एक म्यूजियम स्टाइल एट्रीब्यूशन है कि यहां पे हम इन सब डिजाइन्स को एक म्यूजियम में रख सकते हैं या एक डिजिटल म्यूजियम भी बनाया जा सकता है, जिसमें हम हमेशा ये क्लेम कर पाएंगे कि देखिए ये सारी जो डिजाइन्स है जो ये फैशन ब्रांड्स कॉपी कर रही हैं, दीज आर एट्रीब्यूटेबल टू दिस स्पेसिफिक म्यूजियम ऑल्सो। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हिंदू से एक न्यूज है इस बार आपकी, विच इज की चंडीगढ़ जो एक यूनियन टेरिटरी है, इट हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो अ लॉट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट नाउ। अब उसके अंदर चंडीगढ़ भी एक और नाम ऐड हो चुका है, बिकॉज इसने 99.93 लिटरेसी रेट जो है वो अचीव कर ली है। ओके, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इन योर क्लासेस की सेंसस के टाइम पे कि एक लिटरेट पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, कि लिटरेट इज समवन हु इज अबव 7 years ऑफ एज एंड हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। तो ये डेफिनेशन होती है, लेकिन यहां पे जो हम फुल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, इट इज अंडर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम है उल्लास, और यहां पे हमने जो लिटरेसी की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो यस, उसमें एबिलिटी टू रीड, राइट एंड परफॉर्म बेसिक न्यूमरेसी विद अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो है ही, बट इसके अलावा आपका
डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बेसिक लाइफ स्किल्स, ये सब भी आपका लिटरेसी के अंदर में काउंट किया जाएगा। तो जब आप इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तब आपको एक फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, सो आई विल गिव यू वन आंसर कि भाई जो केरला है दैट्स नॉट द फर्स्ट स्टेट जो इस स्कीम के अंदर में पहला फुली लिटरेट स्टेट है, दैट्स अ डिफरेंट स्टेट। ओके, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है तो वो अभी हम पढ़ेंगे। इन केस यू ऑलरेडी नो द आंसर तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर भी मिलेगा। ओके, तो यहां पे एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, तो यहां पे जो ये बेंचमार्क है कि फुली लिटरेट क्या है, एनईपी 2020 के अंदर में हम किसी भी स्टेट या यूटी को फुली लिटरेट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वहां पे लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा है। तो 100% रिक्वायर्ड नहीं है, 99.93 रिक्वायर्ड नहीं है। अगर लिटरेसी रेट जो है वो 95% से ज्यादा है तो फिर उस स्टेट को हम फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और यहां पे फुल लिटरेसी का इंडिया ने एक टारगेट रखा है विच इज टारगेट ऑफ 2030, 100% लिटरेसी बाय 2030। अब 100% ये वाला नहीं, 100% सारी स्टेट यूटी सब में एटलीस्ट 95% लिटरेसी अचीव हो जाएगी एंड दिस टारगेट इज एज पर द एनईपी ऑफ 2020। ओके, तो जो आपका वो प्रोग्राम है जिसके अंदर में हम इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो पहले इसका नाम था नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। पहले इसका नाम क्या था, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। बाद में इसके साथ एक और एक्रोनिम जोड़ दिया गया जिसका नाम था उल्लास। उल्लास का भी फुल फॉर्म है विच इज अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उल्लास से हमें समझ में आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक या कॉलेज तक लिमिट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लाइफ लॉन्ग, शुड बी लाइफ लॉन्ग। और यहां पे जो टारगेट ग्रुप है, उल्लास ग्रुप में जो टारगेट ग्रुप है उसमें हम चिल्ड्रन को नहीं रख रहे हैं, उसमें हम उन लोगों को रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन को मिस आउट कर गए। तो आपका जो यूनिवर्सल एजुकेशन है वो 6 to 14 तो प्रोवाइड करता ही है, तो यहां पे हम 15+ नॉन लिटरेट एडल्ट जो 15+ या अबव हैं उन सब लोगों को इसमें कवर किया जाता है। ओके, तो 6 to 14 तो आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट है और 15+ के लिए हमने उल्लास लॉन्च करा है। 22 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर स्टेट मिलके करती है और 2027 तक इसको अचीव करने का हमारा यहां पे इरादा है। ओके, इसके लिए आप किस तरीके से यहां पे स्टडीज कराई जाती हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो हम उल्लास ऐप को यूज करते हैं। तो अगर लेट से आप भी वॉलंटियर करना चाहते हो, आप उल्लास ऐप पे एज अ वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हो। और अगर कोई है जो 15+ है और आप जानते हो लेट से आपके घर में कोई वर्कर है या कोई नेबर में है कोई जानते हो जिसको आप, जिसने फॉर्मल एजुकेशन गेन नहीं करी थी, तो वो उल्लास ऐप पे रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, एक अलग से ऐप बनाया है एनसीईआरटी जो है आपका, एनसीईआरटी ने एक ऐप बनाया दीक्षा करके, ऐप भी है पोर्टल भी है। आप इस दीक्षा पोर्टल पे जाके जो एजुकेशन मटेरियल है वो वहां पे अवेलेबल होगा, क्लासेस वहां अवेलेबल होंगी और इसको एक्सेस करके आप यहां पे जो फुल लिटरेसी वाला गोल है उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका उल्लास है इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। इसमें फंक्शन, इसमें बेसिकली किस किस पे फोकस किया जाएगा, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे, जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी पढ़ना और नंबर्स को समझना। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, कोई वोकेशनल स्किल, कोई काम आप सीख सकते हो, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो ये 5 इसके कंपोनेंट्स हैं कि यहां पे इट इज नॉट लाइक कि आपने अगर गोल अचीव कर लिया, आपने बेसिक सब सीख लिया तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब फाइनली कौन सी वो स्टेट्स और यूटी हैं जो फुली लिटरेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। ओके, तो ये कुछ स्टेट्स हैं और यूटीज हैं आपकी, चंडीगढ़ इसमें आ गया, लद्दाख इसमें आ गया, ये यूटीज हो गई आपकी। बाकी ये स्टेट्स हैं विच हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी फुली लिटरेट, यानी उन्होंने 95% प्लस का क्राइटेरिया यहां पे अचीव कर लिया है। ओके, लेकिन यहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहां पे फर्स्ट पे हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि ये आई थिंक रैंडमली ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई है, लेकिन फर्स्ट स्टेट थी आपकी मिजोरम। तो प्लीज ये चीज गलत मत कर देना, फर्स्ट स्टेट टू बिकम फुली लिटरेट इन इंडिया एज पर द उल्लास प्रोग्राम इज योर मिजोरम, जिसने 95% प्लस का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम बोथ द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज आई है आज आपकी और हमने बहुत अच्छे से उनको कवर किया है। एंड नाउ इट इज टाइम टू गो थ्रू आर 20+1 जीके क्वेश्चंस। ओके, तो अगेन सिंपल सा लॉजिक है, आप जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसका नंबर लिखना और उसके आगे 1A 1B 1C 1D इस तरीके से आप करेक्ट आंसर कर सकते हो।
ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू लुक एट द आंसर्स जो आप कमेंट बॉक्स में देते जाओगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है विच गैस फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो हमने पढ़ा है बहुत सारी गैसेस मिलके नेचुरल गैस बनाते हैं, बट लार्जेस्ट कंपोनेंट किसका होता है, तो उसमें आ जाएगा फर्स्ट आंसर में ए, मिथेन। इट इज CH4 मिथेन। सेकंड पे आते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग नेचुरल गैस टू रफली। ये भी एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आज आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे। इट इज -162 डिग्री सेल्सियस। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। थर्ड पे आ जाते हैं, लेट्स लुक एट द थर्ड वन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। सीएनजी जो है किस सेक्टर में यूज होती है, तो ये तो आपको पता ही होगा, हर पेट्रोल पंप पे आज सीएनजी अवेलेबल है और वो हम रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो थर्ड का द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। फोर्थ पे आ जाते हैं। ओके हिमांगी, यू आर लेट टू द पार्टी, सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप आंसर करिएगा। ओके, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मेनली कंपोज ऑफ विच गैसेस। तो देखिए आज का न्यूज एनालिसिस अगर आप डायरेक्टली सीधे जंप कर रहे हो क्वेश्चंस पे तो पॉसिबली शायद आप आंसर नहीं कर पाओगे। फिर भी एलपीजी जो होती है इट इज मेनली कंपोज ऑफ विच गैसेस, कौन सी दो गैसेस से कंपोज होती है, सो वी हैव स्टडीड इट इज P+B, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ का आंसर है ए। गुड हिमांगी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। Which country currently ranks as the largest producer of natural gas in the world? कौन सी कंट्री है जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस की। तो हमने लिस्ट बनी थी, टॉप 5 देखे थे, ये चारों कंट्री जो है टॉप 5 में आती हैं, लेकिन टॉप पे कौन सी कंट्री है, इट इज यूएसए। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। ओके, एट या 2558 का ए आंसर किया है आपने, बिल्कुल सही है। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी टू इंडिया इज। ओके, इंडिया का सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर कौन है, ओके कौन करता है इंडिया को इंपोर्ट। सिक्स्थ का आंसर डी, कतर। इट इज कतर। सेवेंथ पे आ जाते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इंडियाज एफडीआई पॉलिसी इश्यूड इन अप्रैल 2020 इज एडमिनिस्टर्ड बाय द। इंडिया की एफडीआई पॉलिसी को कौन सा वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो करता है। ओके, यहां पे दोनों आ गए, तो आई थिंक यहां पे आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, यहां पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर होगा ए। 8 पे आ जाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईपी डिजाइन पेटेंट्स डू नॉट प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। डिजाइन पेटेंट्स किस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो मैंने बार बार आपको ये चीज समझाई थी कि डिजाइन पेटेंट जो है वो एस्थेटिक वैल्यू को कवर करते हैं, नॉट द फंक्शनल एस्पेक्ट। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। तो 8 का आंसर है डी। नाइन्थ पे आ जाते हैं, नाइन्थ है, अंडर द डिजाइन एक्ट इन इंडिया द इनिशियल टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ रजिस्टर्ड डिजाइन इज। तो इनिशियली डिजाइन एक्ट के अंदर में जो डिजाइन है इनिशियली वो कितने टाइम के लिए प्रोटेक्टेड होता है, तो इनिशियल प्रोटेक्शन इज फॉर 10 ईयर्स ओनली। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा सी। 10th पे आ जाते हैं, 10th का देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं क्या। ओके, 10th इज द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द। ओके, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो चाहे सीईसीओ चाहे ईसीओ, अपॉइंटमेंट तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ही करता है। तो 10th का आंसर हो जाएगा बी। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। 11th का आंसर आप कर पाते हैं क्या। द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द सेम एज दैट फॉर रिमूविंग अ। तो सीईसी का रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू हुम, किसके सिमिलर है, तो अगर आपने आज का एनालिसिस देखा है या आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो यू वुड नो कि इट इज सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। वैसे हाई कोर्ट जज भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन द लैंग्वेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो लैंग्वेज में या कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड क्या यूज है, सुप्रीम कोर्ट जज यूज है। तो 11th का आंसर हो जाएगा डी। 12th पे आ जाते हैं। अच्छा, गुड क्वेश्चन। लोकसभा के अंदर में जब सीईसी को रिमूव करने का मोशन आता है तो लोकसभा से कितने एमपीस का अप्रूवल चाहिए होगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इफ यू रिमेंबर, राज्यसभा में तो कम मेंबर्स होते हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट भी कम है, और लोकसभा में ज्यादा होते हैं तो वहां रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो 100 मेंबर्स कहां लिखा है, ऑप्शन सी में। तो 12th का आंसर हो जाएगा सी। ओके, यस, गुड यार, या और हिमांगी अब दोनों सही आंसर्स दे रहे हैं। इट्स गुड टू नो कि सबके आंसर सही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क्स अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अ लिटरेसी रेट ऑफ व्हाट परसेंटेज इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू फुल लिटरेसी। तो हमने पढ़ा है कि भाई 100% रिक्वायर्ड नहीं है। ये 98.93 मैंने जानबूझ के ऐड करा है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और देखो ये अलग सा दिख रहा है, इसको टिक कर दो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, इट इज 95%। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 14th पे आ जाते हैं, लेट्स सी 14 को आप आंसर कर पाते हैं क्या। इंडिया सेट अ नेशनल गोल ऑफ अचीविंग कंप्लीट लिटरेसी बाय द ईयर। कंप्लीट लिटरेसी का जो गोल है हमारा वो क्या है? सो द गोल इज टू अचीव इट बाय 2030। 14 का आंसर है बी। बिल्कुल सही हिमांगी। या 15th, व्हाट डज द एक्रोनिम उल्लास स्टैंड फॉर इन इंडियाज लिटरेसी इनिशिएटिव। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट्स होते हैं बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, तो इसमें से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। ओके, तो अगर आप रीड करोगे तो यू वुड नो कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, बिकॉज उल्लास के अंदर में ऑब्जेक्टिव हमें उसके एक्रोनिम से पता पड़ता है विच इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो डी जो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इज द फुल फॉर्म ऑफ उल्लास। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 16 के ऊपर पे देखते हैं। द उल्लास प्रोग्राम प्राइमरली टारगेट्स इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू विच एज ग्रुप। कौन सा एज ग्रुप टारगेटेड है? तो अगेन इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है आर्टिकल 21A है जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ओके, तो 14 से ऊपर जो है 15 ईयर्स एंड अबव वो इसके अंदर में कवर्ड है। तो 16 का आंसर क्या है? सी। Okay, nice here. Himangi, you have answered 15th also. That's really good. What about others? What about others? Why others are not answering? Education resources under the Ullas program are mainly delivered through which digital platform? Okay, Ullas program के जो resources हैं education के वो किस ऐप में आते हैं या प्लेटफॉर्म पे हैं? So that is the दीक्षा प्लेटफॉर्म, ये भी हमने डिस्कस करा है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म किसने बनाया, किसका डेवलप किया है? सो इट इज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी। 18 का आंसर हो जाएगा बी। 19 पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। तो यहां पे देखो उल्लास वाले की बात कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि फुली लिटरेट की अगर यहां पे आपसे पूछ लिया जाए, केरला मत टिक करियाना, वो 1991 के सेंसस में जो उस टाइम का क्राइटेरिया था 90% का, उसके अकॉर्डिंगली वो फुली लिटरेट डिक्लेयर हो गया था। लेकिन नया क्राइटेरिया 95% प्लस और उसमें क्या क्या कंसिडर होगा वो भी चेंज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली इट इज द स्टेट ऑफ मिजोरम जो आपका फुली लिटरेट स्टेट है। तो 19 का आंसर है सी। गुड टू सी कि सबने सही आंसर दिया है, गुड। 20th पे आते हैं, विच यूटी हैज बीन मोस्ट रिसेंटली डिक्लेयर फुली लिटरेट। तो ये एकदम करंट का सवाल है, पैसेज बेस्ड सवाल होगा, वो ऐसा ही होगा कि अभी हमने पढ़ा है कि चंडीगढ़ ने 99.93 आई थिंक 99.93 कुछ यहां पे लिटरेसी रेट अचीव कर ली है, डिक्लेयर कर दी है, और अब उल्लास के अंदर में वो भी एक फुली लिटरेट यूटी या स्टेट है। तो 20th का आंसर हो जाएगा डी। ओके, फाइनली एक बोनस क्वेश्चन आप सबके लिए, लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बॉस, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ यू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। कौन सी वो कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती इंडिया के साथ? लैंड बॉर्डर बोला है, बॉर्डर नहीं बोला है। तो व्हाट वुड बी द आंसर टू 21? ओके, लेट्स सी, कैन यू आंसर 21, बिकॉज आई थिंक सम ऑफ यू इज गोइंग टू गिव द रॉन्ग आंसर टू इट। लेट्स सी कोई 21 का क्या आंसर देते हैं आप। ओके, नाइस हिमांगी, यू हैव गिवन द राइट आंसर। व्हाट अबाउट या? या इज आल्सो आंसरिंग, आई वाज वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आई थिंक या को नहीं पता है, बट इट इज करेक्ट, इट इज श्रीलंका। अगर अफगानिस्तान आपको दिख रहा है, आप कह रहे हो अफगानिस्तान से कहां बॉर्डर होती है, तो ये मत भूलना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, और पीओके जिसको वो गिलगिस्तान कहता है उसकी बॉर्डर अफगानिस्तान से टच होती है, तो अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया का लैंड बॉर्डर है। श्रीलंका इज द कंट्री जिसके साथ इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर है। तो यस, या ने भी सही आंसर दिया, 25 का आंसर है डी।
ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट 20+1 जीके क्वेश्चंस। अगर आप क्लैट प्लस स्टूडेंट्स है, अगेन आई कीप रिपीटिंग द सेम थिंग कि भाई अगर आप क्लैट प्लस स्टूडेंट्स है नोट्स मत बनाना, नॉन क्लैट प्लस स्टूडेंट्स है तो नोट्स बना लेना, और 21 जीके क्वेश्चन तो आप इररेस्पेक्टिव आप कुछ भी कर रहे हैं इनको बना ही लीजिए। मैं तो ये भी कहूंगा सिर्फ क्लैट एलेट नहीं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, कोई आपके ब्रदर सिस्टर्स है जो कोई बैंक का या यूपीएससी का किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काम के हो सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन बैंक को आप अभी से प्रिपेयर करिए सो दैट एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। ओके, और कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। उसको हम जो फ्यूचर आपकी न्यूज एनालिसिस होगी या कोई नया इनिशिएटिव आप चाहते हो तो उसको हम पक्का से इनिशिएट करेंगे। ओके, और इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।